प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निरंकुश राजतंत्र या पूर्ण सत्तात्मक राजतंत्र किसे कहते हैं। बेटा, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को जितनी भी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनका उचित, स्पष्ट, सटीक अर्थ मालूम होना चाहिए। कारण बेटा, आज विश्व का परिदृश्य बदल रहा है, विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं। अब जब विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक विचार होते हैं, जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, जो राजनीतिक संकल्पनाएं होती हैं, उनका निश्चित अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, जिससे कि हम सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। क्या कहा है मैंने? जिससे कि सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। और निश्चित रूप में मैं ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं का अर्थ मालूम होना अति आवश्यक है। जबकि अन्य विज्ञानों में, अन्य शास्त्रों में थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है, लेकिन बेटा यदि राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप में यहाँ शासक जो होंगे वो सत्ता का, शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो इस दुरुपयोग से रोकने के लिए राजनीति विज्ञान की जितनी भी अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनका श्रेष्ठ अर्थ, उचित अर्थ क्या हो, ये जानकारी यदि हम अच्छे से, ठीक से हो जाती है, अच्छे से प्राप्त हो जाती है, तो हम निश्चित रूप में जो है सामाजिक जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या कहा मैंने? सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयुक्त, नोट करें, उपयुक्त अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बेटा, दूसरी बात यह है कि मैं आपको इस राजनीति विज्ञान के विश्वकोश में जितनी अवधारणाएं समझाऊंगा, उन सभी अवधारणाओं में मैं एक सूत्र लेकर चलूँगा। वो सूत्र क्या होगा कि जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं, इनका जब मैं अर्थ बताऊंगा तो अर्थ या इसकी व्याख्या और विश्लेषण करते समय मैं दार्शनिक पक्ष, क्या बेटा, दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष, इन दोनों को साथ लेकर चलूँगा, जिससे कि सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान के बीच में समन्वय बिठाया जा सके। और जब तक सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान में समन्वय नहीं होगा, तब तक ऐसे ज्ञान के द्वारा विध्वंस ही किया जाएगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसे ज्ञान से विध्वंस, विनाश होने का खतरा ही बना रहेगा, जो गलती व्यवहारवादियों ने भी की थी। व्यवहारवादियों ने वास्तविक रूप में केवल तथ्यों की बात की थी, जबकि मूल्यों को भुला दिया था। और इस कमी को दूर किया उत्तर व्यवहारवादियों ने। और उत्तर व्यवहारवादी ने कह दिया कि यदि हमें कोई भी अध्ययन करना है, किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो तथ्य और मूल्य, मतलब सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान, या दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष, दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं भले ही कोई भी अवधारणा का अर्थ बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी अवधारणा का अर्थ बताते समय मैं सत्य के ज्ञान, कर्तव्य के ज्ञान के बीच में समन्वय बिठाऊंगा। मतलब वैज्ञानिक पक्ष और दार्शनिक पक्ष, इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक इन दोनों में समन्वय नहीं होगा, तब तक ज्ञान के द्वारा केवल विध्वंस किया जा सकता है, केवल विनाशकारी परिस्थितियां ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इसलिए आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में, भले कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसके अंतर्गत दोनों ही बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। सत्य के ज्ञान, कर्तव्य के ज्ञान, वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, या तथ्य और मूल्य, इन दोनों का समन्वय करके ही हम अच्छे से, मैं ये कहूँगा कि सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ, सार्थक, उचित बना सकते हैं। और बेटा, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किस लिए किया जाता है? राजनीति विज्ञान भी तो एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकें, और हम अपने जीवन को अच्छे से श्रेष्ठ रूप में जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, इसलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीति विज्ञान का क्या उद्देश्य, क्यों पढ़ते हैं आप इसको, तो आपका जवाब होगा कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ये है, क्या है, कि मानव जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
कैसे बनाया जाए। ये बात राजनीति विज्ञान बताएगा, लेकिन ये बात बताते समय तथ्य और मूल्य दोनों को ही समन्वय करना पड़ेगा। दार्शनिक पक्ष वैज्ञानिक पक्ष दोनों का समन्वय करना पड़ेगा, है सत्य के ज्ञान और कर्तव्य के ज्ञान दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। ये दिन दोनों का समन्वय नहीं किया गया तो फिर ऐसा ज्ञान विनाशकारी होगा। कम से कम ऐसे ज्ञान से विनाश होने का खतरा बना रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। मैंने पिछले लेक्चर में संकेत दिया है और इसमें भी संकेत दे रहा हूँ। इसके बाद जितनी अवधारणाएं होंगी उनमें मैं बार बार यह बात आपको नहीं बताऊंगा। तो आज इसको आपको अच्छे से समझ लेना है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। अब हम मूल बात पर आते हैं कि निरंकुश राजतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो नोट करेंगे। निरंकुश राजतंत्र या इसको पूर्ण सत्तात्मक राजतंत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है बेटा, तो अब नोट करते जाएंगे। बेटा, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सारी शक्ति किसी राजा या सम्राट के हाथों में निहित होती है उसे निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। जरा गौर कीजिएगा। अब मैं अगर इसकी पूर्ण रूप में व्याख्या करना चाहूँ तो संभवतः 1.5 घंटे में भी मैं नहीं बता पाऊंगा अपनी बात, लेकिन मैं चूंकि यहाँ मैं आपको जो संकल्पना या अवधारणा है उनका उचित अर्थ बता रहा हूँ, बस ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा। तो बेटा, मैंने जैसे यहाँ कहा है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सारी शक्तियों का मतलब जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ। विधायी मतलब कानून बनाना, कार्यकारी मतलब कानून को लागू करना, और न्यायिक मतलब यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो दंड देना। न्यायिक शक्तियाँ किसी राजा या सम्राट के हाथों में केंद्रित होती हैं और उस पर संविधान, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, न्यायपालिका या अन्य किसी मूर्त संस्था का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता। इस दृष्टि से सीमित राजतंत्र, लिमिटेड मोनार्की या संवैधानिक राजतंत्र अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। मतलब जो निरंकुश राजतंत्र है वह सीमित राजतंत्र का विपरीत रूप है। क्यों? क्योंकि सीमित राजतंत्र के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो जो राजा होता है, जो सम्राट होता है, उसके ऊपर जो है ये जो मूर्त संस्थाएं होती हैं उन मूर्त संस्थाओं का नियंत्रण होता है। मूर्त संस्थाएं कौन सी हैं? जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। लेकिन बेटा, निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत राजा के ऊपर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसी शासन प्रणाली, फिर से बता रहा हूँ, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सारी शक्तियाँ किसी राजा या सम्राट के हाथों में केंद्रित होती हैं उसे निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। अब जैसे मैंने कहा ऐसी शासन प्रणाली, तो इसका मतलब ये है कि शासन प्रणाली तो और भी बहुत हैं। तो बेटा, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण तो मैं कहूँगा कि प्लेटो से शुरू हो गया था। हालांकि प्लेटो ने जो अपना वर्गीकरण किया था वो वैज्ञानिक नहीं था। वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अरे भाई, संविधानों का, शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया है वैज्ञानिक रूप में, वो सबसे पहले अरस्तु ने ही तो किया है। किसने किया है? अरस्तु ने किया है। तो बेटा, अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई है। जैसे नंबर 1 राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र। मतलब राजतंत्र श्रेष्ठ शासन प्रणाली होगी, है ना। शुद्ध और विकृत 2 भागों में विभाजित किया है इसको। तो राजतंत्र शुद्ध शासन प्रणाली होगी जो कि जनता के हित में। निरंकुश तंत्र राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विकृत रूप है, निरंकुश तंत्र। तो ये उसी निरंकुश तंत्र की बात आ रही है। तो राजतंत्र, निरंकुश तंत्र। फिर तीसरे नंबर पर बताया अरस्तु ने कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का निकृष्ट रूप, विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा? धनिक तंत्र। उसके बाद में 5वें नंबर पर अरस्तु ने बताया संयत प्रजातंत्र, है ना। और 6ठे नंबर पर इन्होंने जो है लोकतंत्र बताया है। तो अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई हैं। उसके बाद में देखो, प्लेटो ने वर्गीकरण किया है, फिर अरस्तु ने किया है, फिर एक्विनास ने किया है, फिर मैकियावेली ने किया है ना, मोंटेस्क्यू ने भी किया है, मैकाइवर ने भी किया है, आमंड और पावेल ने भी किया है। और जो सबसे श्रेष्ठ वर्गीकरण है शासन प्रणालियों का वो है एसी फाइनर का। यहाँ हम शासन प्रणाली के वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने थोड़ा सा संकेत दिया है जिससे कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझ सकें। तो बेटा, क्लियर होगा निरंकुश राजतंत्र किसे कहते हैं? यस, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सारी शक्तियाँ राजा या सम्राट के हाथों में केंद्रित होती है। मतलब उसके ऊपर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह स्वयं ही, जो राजा होता है वह स्वयं ही व्यवस्थापक, कार्यपालक और न्यायपालक होता है। जैसे नहीं लुई 14वां कहा करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक। मतलब शासन की सारी शक्तियां जब राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं तो इसको निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। इसके ऊपर किसी भी रूप में किसी मूर्त संस्था का मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है।
समझ रहे हैं। और इसी को हम जो है जो सीमित राजतंत्र होता है इसका विपरीत रूप कह सकते हैं, क्योंकि सीमित राजतंत्र के अंतर्गत जो ये मूर्त संस्थाएं होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका नियंत्रण होता है, जबकि निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत राजा और सम्राट के ऊपर जो ये मूर्त संस्थाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। समझ गए। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सारी शक्तियाँ मतलब जैसे कि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक, जैसे कि विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियाँ किसी राजा या सम्राट के हाथों में केंद्रित होती हैं, उस पर संविधान का कोई नियंत्रण नहीं होगा, मंत्रिमंडल का कोई नियंत्रण नहीं होगा, विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं होगा, न्यायपालिका कोई नियंत्रण नहीं होगा, या जो है अन्य किसी मूर्त संस्था का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा। मतलब राजा के ऊपर किसी भी रूप में किसी मूर्त संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। और इस दृष्टि से यह सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो है निरंकुश राजतंत्र है वो सीमित राजतंत्र का विपरीत रूप है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि सीमित राजतंत्र किसे कहते हैं बेटा? तो सीमित राजतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? अब इसी के अंतर्गत इसका अर्थ निकाल लेंगे कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति राजा के हाथों में तो होती है, लेकिन राजा के ऊपर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का नियंत्रण होता है, मूर्त संस्थाओं का नियंत्रण होता है, वो मनमानी नहीं कर सकता है। ये सीमित राजतंत्र हो गया। जैसे कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत बेटा कैसा शासन है? सीमित राजतंत्र ही तो है भाई। वहाँ राजा का पद अभी बना हुआ है, लेकिन वहाँ का राजा स्वर्णिम शून्य है, मतलब रहता तो वह सोने के महल में है, लेकिन राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वह महल बिल्कुल खाली है, राजा के हाथ में आज कोई शक्ति नहीं है। और एंग्लो सैक्सन काल की बात करते हैं ब्रिटेन में, तो उस समय राजा निरंकुश था, है ना। एंग्लो काल से हैनोवर काल तक हम चलते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में धीरे धीरे जो है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ है। और आज के समय में देखें तो वहाँ वास्तविक रूप में राजा के हाथ में कोई शक्ति है ही नहीं। तो आज जो वहाँ राजतंत्रीय शासन प्रणाली वो सीमित राजतंत्र है, ना कि निरंकुश राजतंत्र। समझ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ निरंकुश राजतंत्र पर कुछ अमूर्त संस्थाओं का नियंत्रण हो सकता है। अब आपने पहले वाले पैराग्राफ में तो देखा कि भी राजा और सम्राट के ऊपर किसी भी रूप में कोई मूर्त संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मूर्त संस्था में जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान का, मतलब संविधान का, व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का राजा या सम्राट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में प्रारंभिक समय में हम देखते हैं एंग्लो सैक्सन काल में जो राजा होता था निरंकुश ही होता था। लेकिन बेटा अब यहाँ ये बात भी कही जा रही है कि निरंकुश राजतंत्र पर कुछ अमूर्त संस्थाओं का नियंत्रण हो सकता है। अमूर्त संस्थाओं का मतलब जैसे प्राकृतिक कानून का, धर्म का। लेकिन अब ये राजा के ऊपर निर्भर करता है कि वह इनको मानता है या नहीं मानता है। संयोग की बात है, राजा माने नहीं माने, इसका मतलब मूर्त संस्थाओं का नियंत्रण है ही नहीं राजा के ऊपर। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान का नियंत्रण है ही नहीं राजा के ऊपर। लेकिन अमूर्त संस्थाओं का नियंत्रण होता है, जैसे कि प्राकृतिक कानून है ना, धर्म है। लेकिन ये भी संयोग की बात है, फिर कह रहा हूँ संयोग की बात है, राजा माने या ना माने। ठीक है। जैसे कि इसमें शासन चलाते समय रीति रिवाज, कस्टम्स, रीति रिवाज, प्रचलित प्रथाओं, कन्वेंशंस, या फिर हम कहेंगे धर्म या प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ का ध्यान रखा जा सकता है। मतलब राजा जो है आदेश देते समय वास्तव में रीति रिवाज, प्रचलित प्रथाओं, धर्म या प्राकृतिक कानूनों को ध्यान में रख सकता है। लेकिन ये राजा ध्यान में रखेगा, ये संयोग की बात है, रखता है या नहीं रखता है। इसलिए ये भी कोई नियंत्रण नहीं है, राजा माने ना माने। अब यहाँ ये आशा कर सकते हैं कि यदि सम्राट धर्म या प्राकृतिक कानून का पालन करेगा तो वह मनमानी या अत्याचारी नहीं करेगा। अगर इनका पालन करेगा, प्राकृतिक कानून का, धर्म का, रीति रिवाज का, प्रथाओं का पालन करेगा, तो निश्चित रूप में वो मनमाना आचरण नहीं कर सकता है ना, अत्याचार नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा अब यहाँ और उसका शासन न्यायपूर्ण होगा अगर वो ऐसा करेगा तो, मतलब प्राकृतिक कानून, धर्म, है ना, रीति रिवाज, प्रथाओं को मानेगा तो निश्चित रूप में उसका शासन क्या होगा? न्यायपूर्ण होगा। परंतु ऐसी स्थिति केवल संयोग पर आश्रित होती है। अब क्या कहा मैंने? ऐसी स्थिति संयोग पर आश्रित होती है, राजा माने या ना माने, क्योंकि ये कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, राजा नहीं माने तो नहीं माने। क्योंकि इसमें यह निश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती कि सम्राट अपने कर्तव्य धर्म का पालन अवश्य करेगा। समझ गए? मतलब यहाँ यह निश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती कि सम्राट अपने कर्तव्य या धर्म का पालन करेगा या नहीं करेगा। अवश्य ही करेगा भाई, रीति रिवाज को, प्रथाओं को, धर्म को, प्राकृतिक कानून का वो पालन करेगा ही करेगा, ये कोई ज़रूरी
नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा यहाँ कि जो अमूर्त संस्थाएं इनका नियंत्रण भले ही राजा के ऊपर है, लेकिन ये राजा के ऊपर निर्भर करता है वो मानता है या नहीं मानता है। और मूर्त संस्थाएं जो हैं संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका इसके ऊपर कोई नियंत्रण है ही नहीं, मतलब राजा के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसी को क्या कहते हैं हम? निरंकुश, यस, निरंकुश राजतंत्र। मतलब निरंकुश राजतंत्र ऐसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें शासन की सारी शक्तियाँ राजा सम्राट में केंद्रित होती हैं। सारी शक्तियों का मतलब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय, ये सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित होती हैं। इसको निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। उसके ऊपर कोई मूर्त संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, अमूर्त संस्था का नियंत्रण होता है, लेकिन ये राजा के ऊपर निर्भर करता है, वह उनको मानता है या नहीं मानता है। अमूर्त संस्थाओं के अंतर्गत फिर बता रहा हूँ, जैसे रीति रिवाज है, प्रथाएं, धर्म और प्राकृतिक कानून है, ये आते हैं। अब ये संयोग के ऊपर निर्भर करता है, राजा के ऊपर निर्भर करता है, वो इनको मानता है या नहीं मानता है। ठीक है बेटा। अब अंत में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, ध्यान दें। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि, अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, जिनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। यस बेटा। अब अरस्तु के जो गुरु कौन थे? अरस्तु गुरु कौन थे? यस, प्लेटो गुरु कौन थे? सुकरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरस्तु ने कहा था कि शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। जरा ध्यान दें, यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात है। पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट कोएग्जिस्ट। क्या? पावर एंड वर्च्यू, नोट करें, पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट कोएग्जिस्ट, अर्थात शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। मतलब राजा के पास संपूर्ण शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो निश्चित है जब जिसके हाथों में पूर्ण शक्ति होती है तो उसमें या उसके पास सद्गुण हो ही नहीं सकता है, निश्चित है। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है, पूरे इतिहास का निष्कर्ष निकाल कर कहा है, आप नोट कर सकते हैं। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। किसने कही ये बात? लॉर्ड एक्टन ने। यस, ये तो बात आ रही है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। मतलब शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते, ये बात अरस्तु कह रहा है, और इसमें सच्चाई भी है। जिसके हाथ में शक्ति आ जाती है तो उससे हम सद्गुण की जो है उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ अरस्तु कह रहे हैं कि शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। अब नहीं रह सकते तो क्या किया जाए? अतः शक्ति को संयत रखने के लिए ऐसी शक्ति की ज़रूरत होती है जो उसे प्रति संतुलित, मतलब काउंटर बैलेंस कर सके। फिर से, अब यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। अब राजा को सारी शक्ति दे दी गई है, मतलब राजा के पास व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय, तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। संविधान को उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर कि शक्ति को संयत रखने के लिए ऐसी शक्ति की ज़रूरत होती है जो उसे प्रति संतुलित कर सके, और यह विचार निरंकुश राजतंत्र की जगह संविधानवाद को अपनाने की मांग करता है। मतलब यहाँ वास्तव में यदि देखा जाए, अगर शक्ति को संयत रखना है ना, शक्ति को नियंत्रण में रखना है, तो फिर इसके लिए जो है विचार उभर कर सामने आता है, वो आता है संविधानवाद। मतलब इस संविधानवाद को अपनाने की बात करते हैं। अब संविधानवाद का क्या अर्थ है? संविधानवाद के ऊपर तो मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, लेकिन यहाँ भी संकेत करूँगा बेटा, संविधानवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि जब किसी देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन, नोट करें, जब किसी देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन वहाँ के संविधान के अनुसार किया जाता है, और संविधान में जनता के मूल्यों को स्थान दिया जाता है, समाज के श्रेष्ठ मूल्यों को स्थान दिया जाता है, और उसके अनुसार जो संविधान बनाया जाता है, उस संविधान के अनुसार जब शासन का संचालन किया जाता है तो उसको संविधानवाद कहा जाता है। अब केवल ऐसा नहीं कह सकते कि संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाए तो वो संविधानवाद है। तो ऐसे तो हिटलर और मुसोलिनी भी किया था। हिटलर और मुसोलिनी ने अपना संविधान बनाया और फिर शासन का संचालन किया, लेकिन क्या वो संविधानवाद में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि संविधान तो था, लेकिन उस संविधान के अंतर्गत समाज के मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहूँगा कि जब समाज के मूल्यों को संविधान में स्थान दे दिया जाता है और फिर उस संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है तो वो ही सच्चा संविधानवाद कहलाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि निरंकुश राजतंत्र की जगह ये संविधानवाद को अपनाने की मांग करता है। ये हो गया आपका जो है निरंकुश राजतंत्र या जो है पूर्ण सत्तात्मक राजतंत्र। यस बेटा, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया, और ये किसी भी रूप में मैं कहूँगा भले ही
यूजीसी नेट हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, या फिर आप महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हों, तो निश्चित रूप में मैं कहूँगा कि सभी को ये मालूम होना चाहिए कि भाई निरंकुश राजतंत्र का एक उचित अर्थ क्या होता है। इसलिए मैंने यह योजना बनाई है कि मैं प्रतिदिन एक अवधारणा मेरे विद्यार्थियों को समझाऊँ। हालांकि बीच में हमारे ऊपर दबाव भी आ रहा है कि सर आप पहले कंप्लीट सिलेबस कराएं, उसके बाद में ये विश्वकोश से इसको शुरू करें। तो बेटा मैं तो अब खैर इसको शुरू कर चुका हूँ, लेकिन देखते हैं अब कुछ दिन तक तो हम इश्यू को चलाएंगे। उसके बाद में अगर ज़्यादा ही विद्यार्थी मांग करेंगे तो फिर हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ा रहे थे तो उनको वापस जो है शुक्र से शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने मनु कौटिल्य तो बेहतर तरीके से समझा दिया है। मैंने अभी तक जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 47 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो वापस हम उसको शुरू कर देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उनको पहले आपको बता दिया जाए। अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तो इसके पाठ्यक्रम का कोई और छोर है ही नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैं महत्वपूर्ण बातें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप निरंकुश राजतंत्र या पूर्ण सत्तात्मक राजतंत्र क्या होता है इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यस बेटा। मतलब निरंकुश राजतंत्र क्या है। अब मान लीजिएगा आप महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब वहाँ पर कहीं आपके सामने ये बात आ जाती है कि निरंकुश राजतंत्र है, किसी भी देश की बात आती है, या प्राचीन समय में ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था, भारत में उस समय निरंकुश राजतंत्र था, प्राचीन भारत में निरंकुश राजतंत्र भी था, गणतंत्र भी था। अब वहाँ ही आ जाए बच्चे तुरंत आपसे पूछ ले कि सर निरंकुश राजतंत्र क्या है, तो इसका सटीक अर्थ मैंने बता दिया है, उचित श्रेष्ठ अर्थ है ये, तो इसके हिसाब से आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। ये निरंकुश राजतंत्र का अर्थ तो मैंने आपको इस रूप में बताया कि इसके माध्यम से आप चाहें तो 2 घंटे का भी लेक्चर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको निरंकुश राजतंत्र का अभिप्राय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।